नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम करेंगे अब यहाँ पर बजट की। और जैसा कि हर बार बजट में होता है, कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी बाजार पर लगातार नजर रहती है। एक तो इनपुट कॉस्ट यानी कि बीज, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तीसरा यहाँ पर वैल्यू एडिशन पे हमने हर बार जोर आता हुआ देखा है। और इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट एक और ऐसी चीज़ है जिस पर बाजार की यहाँ पर नजर रहेगी। तो इस बजट से क्या यही कुछ एक्सपेक्टेड है या कुछ और यहाँ पर हम वित्त मंत्री से मांग रहे हैं? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह दस्तान और हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। हम हर बार समझते हैं बिमल जी कि एलोकेशन जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ा सा कम रहता है, और इस बार सभी को ये लग रहा है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स है, वर्ल्ड वाइड स्थिति है, डिफेंस में यहाँ पर ज़्यादा जाएगा और फिस्कल स्पेस शायद सरकार के पास एग्रीकल्चर के लिए कम ही बचे। विद इन दैट आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर इस बार क्या देख सकता है? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, जो हमारे सामने अभी बजट पेश होने वाला है, हमारी सरकार से आशाएं काफ़ी कुछ है, क्योंकि सरकार जो है, आपने देखा पिछले बजट में पल्सेस मिशन उन्होंने अनाउंस किया था कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है हमें। और अगर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है तो हमें उस पर थोड़ा खास कर स्पेशल ध्यान फोकस करना होगा। जैसे कि सरकार ने कहा कि हमें रिसर्च पे काफ़ी उस पर ध्यान देना है, रिसर्च पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होगा। सरकार ने बीच में, हालांकि पिछले साल जब बजट में उन्होंने 1000 करोड़ का एलोकेशन किया था, लेकिन बाद में अभी कुछ महीने पहले उन्होंने वो एलोकेशन को बढ़ा के लगभग 12,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। तो अगर सरकार जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो बातें हैं, उसमें कुछ एक बातों पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि एक तो हमारे जो सरकार ने रिसर्च का कदम जो मैंने अभी कहा वो उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं, हम जो हाई इल्डिंग सीड्स हैं। हमारे यहाँ इल्ड की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ इल्ड की सबसे बड़ी, आज अगर हम दुनिया का औसत देखें तो हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम औसत है इल्ड की। तो इसलिए हमें इल्ड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी रिसर्च करना है, जो भी जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स है, हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, इन पे रिसर्च करना जरूरी है, ताकि हम हमारा उत्पादन, जो हमारा पर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बढ़े। उससे दो फायदा होगा, एक तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, और सरकार जो हमारा जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो उससे उत्पादन बढ़ने से ये सबको इसमें लाभ होगा। दूसरा, देखिए कि जहाँ तक ये जो हमारी जो पॉलिसी हो रही है सरकार की, हम देख रहे हैं लास्ट 2 साल में काफ़ी हमने पॉलिसीज में देखा बहुत नीजर डिसीजंस में। उससे क्या होता है कि ये इससे हमारे ऊपर जो ट्रेड है या हमारे किसानों पर भी है, कि हमारे उपभोक्ताओं पर भी है, इवन सरकार को भी इसमें सफर होना पड़ता है। इसका जो फायदा उठता है वो ओरिजिन कंट्रीज को फायदा होता है, हमको फायदा नहीं होता है। तो अभी जैसे मार्च में जितनी भी दालों का जो हमारे यहाँ दालों पे जो पॉलिसीज है वो मार्च को लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि सरकार अगले महीने इस पे, हम भी सरकार को इसके लिए अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पे अभी से ध्यान देवे, अभी इस पे विचार करके लगभग 1 साल की कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए। हर 2 महीने 3 महीने में कोई पॉलिसी में डिसीजन नहीं होना चाहिए। लास्ट 2 सालों में हमने देखा है कि लगभग कम से कम 2 सालों में कम से कम 10 से 15 नोटिफिकेशन आए होंगे। उससे हमको बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ बहुत दरकार है। अगर आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ जो इन पोस्ट हार्वेस्ट की लॉसेज की बात है, इवन सरकार ने भी एडमिट किया है कि हमारे यहाँ 10 से 15% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है। ये 10 से 15% की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है जो लगभग 26 मिलियन टन है, आप समझ देखिए लगभग 3 से 3.5 मिलियन टन जो है हमारा जो उत्पादन है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में चला जाता है। उसके लिए हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है, और उसमें मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, कोल्ड स्टोरेज की बहुत काफ़ी जरूरत है, इसको सरकार को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ जो मॉडर्न वेयर हाउस सिस्टम है उसके लिए उसको बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ साइलोज, हमारे यहाँ देश में हमारे कोई सिस्टम नहीं है, जबकि आप दुनिया में देखें हर जगह साइलो में जो भी उत्पादन होता है उसको रखा जाता है। जो खासकर जो फील्ड में जो उत्पादन होता है वहाँ पे साइलो रहते हैं और वहीं से वो कैरी करते हैं। तो उसमें जो काफी सारे कॉस्ट की बचत होती है और लॉसेज के भी कम होते हैं। तो सरकार पे इस पे ध्यान देना चाहिए। हम सरकार से इस पे मिलकर बात करके हम चाहते हैं कि इसके बारे कोई स्कीम बने। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज तक हम सिर्फ
हम रॉ मटेरियल पे डील करते हैं। हमारा हमारा ज़रूरत है किसानों का, अगर उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की इनकम बढ़ानी है, अगर हमें हमारा उत्पादन भी बढ़ाना है, तो किसानों को भी सहयोग मिलना चाहिए। और अगर जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेंगे। कि वैल्यू एडिशन के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे दालों का ही मैं जैसे पल्सेस के अंदर में प्रोटीन की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम प्रोटीन की सेक्टर को अगर हम इसको बढ़ावा दें, आज दुनिया में प्रोटीन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे हमने देखा है फैसिलिटी हुई है। इंडिया में कोई भी एक आज प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन की एक भी सिंगल फैसिलिटी इंडिया में बनाने की नहीं है। अगर सरकार इसको बढ़ावा दे और इस क्षेत्र के अंदर में उन्होंने वो इसको इस क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए वो नई नई स्कीम और कुछ अच्छे स्कीम्स लाएं, उसके इंसेंटिवाइज करे, उसके लिए एक फंड एलोकेट करे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दाल मिल, जो हमारे यहाँ दाल मिल है वो काफी पुरानी हो चुकी है। दाल मिल मॉडर्नाइजेशन फंड के हमने सरकार को लिखा भी था, हमने सरकार को आग्रह भी किया था। तो सरकार को दाल मिल मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे जो बड़ी दाल मिल है उनको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि हम उसके बड़े रूप में हम बना सकें, और उसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और हम उसको जो दुनिया में हिंदुस्तानी दालों की जो दाल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमारी अच्छी क्वालिटी होगी तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो मेरा कहना है कि इसमें एक मिला जुला काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, ताकि हम हमारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें, हमारे किसानों को फायदा मिले, किसानों की आमदनी दुगनी हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन भी है कि हम आत्मनिर्भर हों और हम किसानों की आमदनी जो दुगना करें। एब्सोल्युटली, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है आपकी विमल जी, और आशा यही है कि कुछ बहुत इस बार यहाँ पर वित्त मंत्री ध्यान दे और हम यहाँ पर इस सेगमेंट में आता हुआ देखें। सुनील बलदेवा जी, आंसर आप, ये एक सवाल आपसे है, एमएसपी पर बात करना चाहेंगे, और जिस तरह की लिंकेजेस हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, और लगातार जैसे आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर विमल जी भी ने करी कि 100% यहाँ पर ऑन मार्केट लेवल सरकार प्रोक्योर करने को तैयार है, क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, क्या कुछ एग्रीकल्चर में और बाकी बेसिक एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर देखने को मिल पाएगा? मनीषा जी, जहां तक आपने एमएसपी से लिंक की बात करी, मैं आपके चैनल पे भी और सरकार के भी हर स्तर पे हम इसको डिमांड कर चुके हैं कि एमएसपी से लिंक किया जाए इंपोर्ट ड्यूटी को, ताकि जब जरूरत हो तभी हमारे पास माल आए, और पहले ही इंडस्ट्री को भी पता रहे, ताकि कहाँ क्या भाव होने पर क्या ड्यूटी हो जाएगी और किस भाव की हमें कॉस्टिंग पड़ेगी। दूसरा, एक बाहर के देशों को भी पता रहेगा कि हमारे यदि कमी है तो उनको माल उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे वहां के किसान, और इससे ये एक अच्छी बात होगी, किसान न केवल किसानों को माल जो है, भाव जो है वो अच्छे मिलेंगे, बल्कि एक स्थिर लेवल पे कंज्यूमर को भी माल मिलता रहेगा। बाकी काफी चीजों को विमल जी टच कर चुके हैं, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए भी सरकार को एक बजट बनाना होगा। जैसे नदियों जोड़ने का काम पहले अधूरा रह गया था, वो यदि हम करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमें मिल जाएगा। और जैसा कुछ बातें जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने की, यील्ड बढ़ाने की, और कुछ प्लांट जो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, जैसे इन्होंने विमल जी ने प्रोटीन प्लांट की बात की, तो उसमें टेक्निकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पानी चाहिए हमें, गैस चाहिए, तो ऐसी जगह हमें प्रोवाइड कराना और उसके लिए इंसेंटिव करना, क्योंकि मूंग में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, और मूंग, मटर और जो दोनों आइटम है वो चाइना जो है इंपोर्ट करके वापस भी प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये अच्छे से हो सकता है और हम अच्छे से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को काफी मुझे लगता है काम करना होगा, ताकि हम न केवल इंपोर्ट करें बल्कि इंपोर्ट वाली चीज को हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सके, ताकि वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ हो सके। और तीसरा बात, जो फंड, स्टेबलाइज फंड जो यूज करती है सरकार, जो बजट रखती है, उसको हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि उसमें हमें खरीदारी ज्यादा करनी होगी, ताकि जब कभी तेजी आए तो सरकार के पास माल रहे, और यदि भाव मंदा होता है तो उसमें भी सपोर्ट रहेगा। तो भाव को स्टेबलाइज करना इंडस्ट्री के लिए, किसानों के लिए और देश के लिए, तीनों के लिए अच्छा होगा। मैं ताकि सरकार को बार बार जो है अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करना पड़े। हम बार बार ये डिमांड उठाते रहे कि सरकार को एक दीर्घकालीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दीर्घकालीन पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में एक लंबा रिसर्च करते हुए, एमएसपी से लिंक करते हुए उसको बना रखना होगा।
सुनील जी, पल्सेस मिशन पे आना चाहूंगे। और जैसे बिमल जी ने कहा कि 12,000 करोड़ यहाँ पर अब एलोकेशन हमने आता हुआ देखा है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है? अभी तक जहां तक रिसर्च की बात है, दालों में बहुत ज्यादा नहीं हुई है। हमने चावल की बहुत सारी किस्में देखी है, लेकिन दालों में हमने बहुत सारी किस्में अभी तक नया उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ है। नए किस्मों का ज्यादा किस्में ज्यादा बहुत ज्यादा तरह की हुई है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा मैंने बोला कि प्रोडक्शन बढ़ाने के, यील्ड बढ़ाने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत है। तो हमें क्षेत्र भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज क्षेत्र बहुत है जहाँ पे यील्ड बहुत, एक तो बहुत ज्यादा कम होती है, दूसरा हम उसका प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाते कि कितनी यील्ड होगी। यदि बारिश हुई तो यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश नहीं होती तो यील्ड बहुत कम होती है। तो उससे हम लोग हम और सरकार, मेरा मतलब, हमारा मतलब, हम इंडस्ट्री का और सरकार का दोनों से है, वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाते कि कितना प्रोडक्शन होगा और हमारे एक्चुअल में कमी है या हम बहुतायत में है। तो ये हमें बहुत ज्यादा बाद में जाके पता चलता है, तो जिससे हमारी नीति निर्धारण न केवल इंडस्ट्री नहीं कर पाती बल्कि सरकार भी नहीं कर पाती। वेल जी हाँ, रिसर्च, डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बाजार इनकी ऑफकोर्स लगातार मांग करती भी रही है। बात अब चावल की कर लेते हैं और बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जस्सान हमारे साथ हैं। रंजीत जी नमस्कार। जहाँ तक चावल की बात है, मुश्किल साल का पिछला वाला भी था, लेकिन एक बार सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कम करी हैं, लेकिन उसके बाद टैरिफ्स और ईरान का मसला, पहले तो उसी के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, वो सबका क्या हाल है और आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार मिश्रा जी। जैसे कि आप जानते हो कि ईरान ये 2 साल से इंडस्ट्री राइज की बहुत ज्यादा सफर कर रही है। पहले चाहे एक्सपोर्ट बैन की बात हो, एमईपी की बात हो, इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया 2 सालों में। कभी रेड सी का मसला आ जाता, अभी टैरिफ का मसला खत्म। रंजीत जी से यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। वो संपर्क फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनके व्यूज़ कि यहाँ पर उनको बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब चावल का यहाँ पर मैटर आता है। तो इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बजट एक्सपेक्टेशंस में। और रंजीत जी, आप हमें बता रहे थे कि मुश्किल रहे पिछले 2 साल चावल एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन अब यहाँ पर बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? बजट में मैम, हम तो सबसे पहले तो जो जो हालात पिछले 2 साल में चल रहे हैं, सरकार को एक रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाना चाहिए कि जैसे हमारी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी एक्सपोर्ट सेक्टर हो, आज ईरान में हमारी कोई शिपमेंट निकल जाती है या यूएस के लिए निकल गई है, तो वो रास्ते में हमारी शिपमेंटें अटक जाती हैं। अब ईरान के लिए ऐसे ही एकदम ये हालात बने हैं, उसमें ना तो एक्सपोर्टर का कोई कसूर है, ना कोई इंडस्ट्री का कसूर है, लेकिन कहीं भी ऐसे हालातों में कभी कहीं पहले शिपमेंट एक्सपोर्ट बैन हुई, उसके बाद टैरिफ का मसला आया, अब ईरान का मसला है, पहले ईरान इजराइल वॉर का मसला था, तो एक्सपोर्टर को सरकार अकेला छोड़ देती है। तो हमारा ये बजट से हम ये चाह रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा प्रोटेक्शन फंड बनाए जिससे कल को कोई कोई ऐसे हालातों में कुछ कहीं कुछ फंस जाता है, कहीं पेमेंट स्टक होती है, तो उसकी जो भरपाई है जो ईसीजीसी के थ्रू हो। ईसीजीसी पहले भी इफेक्टिव है, लेकिन उसके खर्चे इतने हैं कि कोई भी छोटा एक्सपोर्टर जो जो एमएसएमई सेक्टर वाला है, वो उसको अवेल नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए सबसे बड़ी ये है कि सरकार को एक इस तरह का फंड बनाना चाहिए जो कि डायरेक्ट एक्सपोर्टर को बेनिफिट दे, और उसकी फॉर्मेलिटी मिनिमम हो, बहुत कम से कम फॉर्मेलिटी, क्योंकि ईसीजीसी का कवर लेने के लिए पूरी दौड़ लगती है। 1%, 2%, 3% के एक्सपेंसेस है। आपको पता है एक्सपोर्ट के सेक्टर में इतना लंबा मार्जिन नहीं है कि एक छोटा एमएसएमई एक्सपोर्टर जहां कोई छोटा काम करने वाला इतने खर्चे भर सके। सबसे हमारी ये बंद है कि जो पिछले 2 सालों में सिनेरियो चेंज हो रहा, एकदम में कोई ना कोई बम गिरने वाली बात है इंडस्ट्री के ऊपर, खास करके एक्सपोर्ट सेक्टर में। तो एक ऐसा फंड हो जो डायरेक्टली सरकार उसको सीधी प्रोटेक्शन दे। वो प्रोटेक्शन से कम कल को जो नुकसान में चले गए, ऐसे हालात भी हमने देखे हैं यमन के टाइम में हमारी इंडस्ट्री में कि बहुत सारे अकाउंट एनपीए हो गए, लेकिन उसमें सरकार ने किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं करी। तो सबसे जो हमारी बड़ी डिमांड है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो सरकार को काम करना ही चाहिए, लेकिन जो ये माहौल में काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ईरान में 8 दिन से हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी शिपमेंट कहाँ है नहीं पता। अफगानिस्तान हमारा बंदराबास पोर्ट से जाता है, अफगानिस्तान में जो शिपमेंटें जा रही है उनका कोई पता नहीं है। हम टर्की भेजते हैं, रशिया भेजते हैं, तो एक ही पोर्ट रूट था बंदराबास और चापर पोर्ट। ईरान के हालात बिगड़ने से हमारी किसी शिपमेंट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और इन हालातों में हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज ए एक्सपोर्टर। जो माल हमारा इंडिया से निकल चुका है, उसके लिए हम कहाँ किसको पूछें? उसके लिए सरकार को इसमें बिल्कुल डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए, ताकि कल को एक्सपोर्टर को इसके लिए कहीं भी जो
इंटरनेशनल हाथों में कुछ चेंजेस आती है तो उसके लिए सरकार पीछे खड़ी हो एक्सपोर्टर पे। यहाँ रंजीत जी, और जैसे कहा भी जाता है कि जब मुश्किल समय आते हैं तब वो पॉलिसीज बनती हैं जो आगे पीछे आप सोच भी नहीं पाते हैं, तो वो शायद हम बनता हुआ देखेंगे। लेकिन ओवरऑल ऑन ग्राउंड की जहां तक यहाँ पर बात है, एक्सपोर्ट की भी बात यहाँ पर अगर की जाए, तो जिस तरह का एक्सपोर्ट मैकेनिज्म है, सब्सिडीज हैं, उसकी भी यहाँ पर बात हुई है। यहाँ पर सुनील जी ने जैसे राइस सीड्स की बात करी कि काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने वहाँ भी होता हुआ देखा है। तो ओवरऑल बासमती एज अ सेक्टर को अगर हम इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखें तो भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर बजट में निकल के आ पाएगा? मतलब कि हम हमारी सरकार को हमने पहले भी लिखते रहते हैं, अभी बजट से पहले भी हमने लिखा कि सबसे पहले, जैसे कोठारी जी ने कहा कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट एक फंड था जो अपीडा और दूसरी जो सरकार के अदारे थे उसको लेके चलते थे, लेकिन 2 साल से उसमें कोई फंड एलोकेशन नहीं हुई है। आज हालात ऐसे हैं कि हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम थाईलैंड, वियतनाम और यूएस के लिए और यूरोप कंट्रीज के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बासमती की, लेकिन जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत पुराने इंडस्ट्री लगी हुई है। उस इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन करने के लिए आज के हालातों के हिसाब से जो इंटरनेशनल डिमांड्स हैं वो मीट नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से जो हमारे जो ऑर्डर है वो निकल के थाईलैंड, वियतनाम और दूसरी कंट्रियों को चले जाते हैं। तो उसके लिए सरकार के पहले ऑलरेडी लेकिन फंड एलोकेशन नहीं हुई, स्कीम पहले भी एग्जिस्ट करती है। 2 साल से फंड एलोकेशन होने से इंडस्ट्री अपग्रेडेशन होनी बहुत जरूरी है। आज के अगर समय के साथ नहीं चलते तो हमारी ये डिमांड है कम से कम 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए फंड रखे, उसमें सारी इंडस्ट्री कवर हो, खाली हम बासमती की बात नहीं कर रहे। एमएसएमई सेक्टर की कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिसीज की बात करें और किसी सेक्टर में भी, लेकिन उसके लिए सरकार को एक फंड अरेंज करना चाहिए। और पिछले 2 साल से जो एलोकेशन है इसमें हमारी ये लिख के भी हमने सरकार को दिया कि इसमें अच्छा खासा फंड रखो ताकि जो इंडस्ट्री है आज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाए, उसको अपग्रेडेशन करके। और इसमें खास करके जो साइलोज है, जो पैकेजिंग है, जो पहले तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के अपग्रेडेशन था, लेकिन उसमें स्टोरेज, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक आज बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। सरकार और इसके ऊपर काम करेगी तभी हम इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। यानी कि काफी हद तक बात यही निकल के आ रही है कि एलोकेशंस करने की जरूरत है और यहाँ पर नए फंड्स बनाने की जरूरत है। सुनील जी, काफी सारे दूसरे सेक्टर से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स को यहाँ पर फिर से लेके आना चाहिए। आपको लगता है दालें एक ऐसा सेक्टर है जिसकी भी जरूरत इसको है? मनीषा जी, जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा इसका सपोर्टिव रहा हूं, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन भी उठाए हैं एक्सचेंजों पे कि उन्होंने अभी तक अपने मार्केट को वहां तक डेवलप नहीं किया था कि कोई भी एक संस्था या एक बंदा या एक समूह मिलके उसको मैनिपुलेट ना कर सके। तो मैं सरकार से तो ये अपील करूंगा कि इसके बारे में सहानुभूतिपूर्ण सोचे कि क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो चीज यदि वायदा व्यापार पे है तो उसी में केवल तेजी या मंदी नहीं आती, न होते हुए भी तेजी या मंदी आई है, क्योंकि ये सेमी पेरिसेबल आइटम है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों बहुत ज्यादा रोल पर अदा करता है, और वेदर के चलते इसमें यदि फसल कम बेसी आती है तो सप्लाई जो ही कम होती है, इसके प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज का सोचना होगा कि कोई भी वस्तु जो है वो केवल एक केवल इसी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि फ्यूचर मार्केट के चलते इसमें तेजी या मंदी आई है। तो मुझे ये जरूर सरकार से अपील करूंगा कि इसके बारे में सोचे, लेकिन सोचने से पहले हमें हर सेक्टर इस हिसाब से डेवलप करना होगा कि चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इंपोर्टर हो, वो इसमें रोल प्ले करे, इसमें ट्रेड कर सके, अपनी पोजीशन को हेज कर सके। ऐसा हमें इंस्ट्रूमेंट देना होगा, तभी इसको खोलने का फायदा है। अन्यथा ये वापिस उसी जैसे 2016 में हुआ था वैसे ही दोबारा हो गया तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, इंफ्रा की बात हो रही है, लेकिन इंफ्रा में हमें 2 चीजें और करनी होगी। एक, एग्रीकल्चर लैंड पे चूंकि लोन नहीं मिलता है और सीएलयू चेंज होने में दिक्कतें आती है, तो मुझे लगता है ये 2 चीजों का भी सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और यदि लोन मिलता है एग्रीकल्चर लैंड पे और यदि सीएलयू करने में यदि ज्यादा आसानी होती है, तो मुझे लगता है किसानों के पास जाके भी हम जो है इंफ्रा चालू कर सकते हैं। वहाँ हम मिलें बना सकते हैं, वहाँ साइलो बना सकते हैं, वहाँ पे गोडाउन बन सकते हैं, वहाँ पे सफाई करने के इंस्ट्रूमेंट लग सकते हैं, तो शायद किसानों को बहुत अच्छे से भाव मिल सकेंगे।
एक फाइनल कमेंट बिमल जी आपसे लेना चाहेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पर डिस्कस करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, प्रोमिनेंट भी हैं कि सरकार इन सबको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखे। मेरा फाइनल सवाल आपसे आत्मनिर्भरता की तरफ यहाँ पर फिर से है, क्योंकि खाने के तेलों में हम वो चीज़ यहाँ पर सफ़र कर चुके हैं। जहाँ तक दालों की बात है, आप सभी का कहना है कि बहुत कुछ पिछले एक बजट से अब तक यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाकर जिस तरह से इंडियन सिनारियो है, जिस तरह से बाहर काफ़ी सारे देशों ने यहाँ पर दालें उगानी शुरू कर दी हैं भारत के लिए, जिस तरह से काफ़ी सारे FTAs और BTAs भी यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बीच में आपको लगता है यहाँ पर कुछ दालों के लिए निकल के आ सकता है? देखिए मनीषा जी, जहाँ तक हमारा जो सेल्फ आत्मनिर्भरता का सवाल है, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये मेंशन किया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है दालों की, 2030 तक लगभग 38 से 40 मिलियन टन दालें हमें चाहिए, जबकि हमारा जो प्रोडक्शन है अभी 26 मिलियन टन है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 4 साल में हमें 26 से लेके 38 मिलियन टन या 40 मिलियन टन का उत्पादन करना, इट्स ए बिग चैलेंज, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। तो इसीलिए क्या है कि जो ऑरिजिन्स है, हमें उनके साथ एक ऐसा समन्वय बनाना पड़ेगा ताकि जब भी हमारे यहाँ कोई चीज की शॉर्टेज है तो वो हमारे लिए उत्पादन करे। ये काम हमने ब्राजील में किया है। ब्राजील में जहाँ जो आप देखेंगे कि जो उड़द है, जो पहले 2 साल पहले 5,000 टन हो रही थी, आज उनका उत्पादन लगभग 2.5 लाख टन हो चुका है, और मैं समझता हूँ नेक्स्ट 1-2 साल में उनका लगभग उत्पादन बढ़कर 5 लाख टन हो जाएगा। उसी तरह तुअर भी उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, और मैं समझता हूँ अगले साल वो लगभग 1 लाख टन तुअर हमें यहाँ पे दे सकेंगे। तो हमें क्या ये समन्वय बनाने की जरूरत है। सरकार कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ कि जो उन्होंने अभी फंड एलोकेट किया है, इसका जो रिजल्ट है हम इतनी जल्दी नहीं देखेंगे, लेकिन जो सरकार ने नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी आत्मनिर्भरता की बात की गई है। और सरकार ने जो पिछले साल जो उन्होंने जो कदम उठाए हैं, और उन कदम को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता होना बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दालों का उत्पादन होता है वो रेनफेड एरिया में होता है, और एक खराब मानसून, एक एल नीनो हमारे जो सारा प्रोडक्शन है उसको पूरा, जो हमारा सिस्टम है उसको पूरा नीचे लाके रख देता है। तो इससे और फिर हम बड़ी मात्रा में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सरकार, हमें एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी चाहिए कि हम हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़ाएं, हम जो बाहरी जो हमारे ओरिजिन्स है, बाहरी देश हैं, हम उनके साथ भी एक समन्वय बना के रखें कि हम कम से एक लिमिटेड क्वांटिटी हम उनसे वहां से हमेशा इंपोर्ट करते रहें, ताकि जब भी हमारे यहाँ कोई इवेंचुअलिटी हो तो हम उसको मीट करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मौका मिले तो सरकार को बफर स्टॉक बनाना चाहिए। इस साल कहते हैं कि रबी की बहुत अच्छी क्रॉप होगी, तो मैं चाहूंगा कि सरकार चने, हालांकि उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम 12.5 लाख टन हम इस बार चने का हम परचेज करेंगे। तो तीसरे साल उन्होंने बहुत कोशिश की, 3.5 लाख टन से उन्हें चना ज़्यादा मिल नहीं पाया। तो इस बार मैं समझता हूँ कि सरकार एक अच्छा बफर स्टॉक बनाए। ये बफर स्टॉक बनाने से वो इवेंचुअलिटी को मीट कर सकते हैं। और एक सरकार को जो बजट के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम सरकार जो है, हमारी जो कैलोरिफिक वैल्यू जो है, कैलोरीज है, उसको सरकार जो मासेस के लिए जो फ्री अनाज दे रही है उसकी तो वो आपूर्ति कर रही है, लेकिन जहां प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो सरकार जो बफर स्टॉक परचेज करे उससे धीरे धीरे उसको PDS में देना शुरू करे, ताकि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी जनता को वो मिले। मैं बता दूं, आज हिंदुस्तान की जो जनता है लगभग 75% से ज्यादा जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। इसलिए इस चीज को हमें और दाल सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा माध्यम है जो उसको एड्रेस करने के लिए। इसलिए सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और एक फ्यूचरिस्टिक सोच पे इस पे काम करना चाहिए, और इसके लिए हम सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं। तो जैसे आपने कहा, फूड सिक्योरिटी से मूव करके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ यहाँ पर अगर जाना है तो दालें उसमें एक स्ट्रांग रोल निभा सकती हैं। 1 फरवरी को मालूम पड़ेगा कि सरकार यहाँ पर क्या क्या करती है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है जो तीनों ने आपने प्रेजेंट करी है, तो देखते हैं उसमें से क्या क्या इस बार बजट पे सरकार का ध्यान रहता है। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और एग्जॉस्टिवली वो हमारे साथ डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।